अगर हम ग्लोबल डायनेमिक्स को देखें इस वक्त दुनिया में जो हो रहा है, मैंने खास तौर पे अगर हम पैलेस्टाइन की इशू पर बात करें, जो मैंने देखा कि यूएस के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आपको अगर फंडामेंटली कोई बात गलत लगती है तो या तो उसके खिलाफ आवाज उठाओ या खुद को इतना ताकतवर बनाओ कि तुम्हारी आवाज सुनी जाए। बहुत से लोग आपको क्रिटिक कर रहे हैं कि यार ये ऐसे इशूज़ पर बात कर रहे हैं, जैसे आपने शायद वाले इशू पे बात की, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज पे बात की, शायद कि वायरल होना चाहता है। आप अगर ऑब्जर्वर होगे ना तो कुदरती तौर पे आप चीजें ऑब्जर्व करोगे। मैंने उसका सॉल्यूशन ये निकाला है कि मैं कमेंट पढ़ता ही नहीं। मार्क माय वर्ड, साद अशमानी बोल रहा है पढ़ाई करो, कॉलेज जाओ, यूनिवर्सिटी जाओ। इस वक्त दुनिया में के जो हालात हैं उसमें उस मुल्क का एक बहुत बड़ा किरदार है। आपका दिल करता है कि आप माइग्रेट कर जाएं वहाँ से? अमेरिका में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आज जो हो रहा है उसको सही नहीं मानते, और वो सिर्फ लिबरल्स नहीं है, मैं कंजर्वेटिव्स की भी बात कर रहा हूँ। उनकी भी थ्योरी है अमेरिका फर्स्ट। What is your advice towards people who are going to be a part of a relationship, और या जो इस चीज़ को लेकर चल रहे हैं, वो अपने पार्टनर के अंदर किन क्वालिटीज़ को देखें? आज हम जिस दौर में रहते हैं ना, मैंने देखा है कि लोग बहुत ज़्यादा वक्त निकाल देते हैं इनडिसाइसिव होने में और वो परफेक्ट चेकलिस्ट ढूंढने में जो कि उनको मिलती नहीं है। देयर इज़ नो परफेक्ट ह्यूमन बीइंग इन दिस वर्ल्ड फॉर यू। अगर हम ग्लोबल डायनेमिक्स को देखें इस वक्त दुनिया में जो हो रहा है, मैंने खास तौर पे अगर हम पैलेस्टाइन की इशू पर बात करें, जो मैंने देखा कि यूएस के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग लिबरली उन चीज़ों पर कमेंट भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन एक्ट कर रहे हैं। जैसे आपने पहले ही बात की कि एम्पैथी लेवल वहाँ बहुत ज़्यादा है बिकॉज वहाँ एक सिस्टम, और यहाँ समाज में एम्पैथी लैक करते हैं। हाउ डू यू सी दिस? व्हाट्स योर टेक ऑन? देखो, प्रोटेस्ट और चैरिटी दो तरह के होते हैं। एक प्रोटेस्ट और चैरिटी ऐसा होता है जो सिर्फ कैमरे के लिए हो रहा होता है, सिर्फ पर्सनल ब्रांडिंग के लिए हो रहा होता है, एनजीओ की फंडिंग के लिए हो रहा होता है। एक प्रोटेस्ट और चैरिटी होता है जिसको मैं कहता हूँ 20 साल का प्रोटेस्ट या चैरिटी। आपको अगर फंडामेंटली कोई बात गलत लगती है तो या तो उसके खिलाफ आवाज उठाओ या खुद को इतना ताकतवर बनाओ कि तुम्हारी आवाज सुनी जाए, या इतना ताकतवर बनाओ कि उसको रोक सको। हम सिर्फ पहला वाला करते हैं कि आवाज़ उठा देते हैं, वो भी एक पोस्ट शेयर कर दी, हार्ट बना दिया, आंसू वाला इमोजी बना दिया, दैट्स इट। आप किसी को इसकी ज़रूरत नहीं है। फ़लस्तीन को आपके आंसू वाले इमोजी की ज़रूरत नहीं है। उनका मसला इससे सॉल्व नहीं हो रहा। उनका मसला अब कैसे सॉल्व होगा? आप 20 साल का प्रोटेस्ट करो। 20 साल का प्रोटेस्ट का मतलब है कि यहाँ लाखों बच्चे तालीम लें, AI की तालीम लें, हम लोग नई नई इनोवेशंस लेके आए, हम लोग नए नए आर्म्स बनाएं, हम लोग मेडिकल साइंस में नई नई इन्वेंशंस करें, दुनिया को अपना डिपेंडेंट बनाओ। 20 साल लगेंगे उसमें, लेकिन जब तुम बनाओगे डिपेंडेंट, तो एक चीज कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कहते हैं लेवरेज। लेवरेज मीन्स अगर तुम्हें उससे कुछ चाहिए तो तुम्हारे पास कुछ देने के लिए हो, और अगर वो तुम्हें कुछ दे नहीं रहा तो तुम अपनी चीज रोक सको उसको देने से। व्हाट लेवरेज डू वी हैव टुडे? जीरो। अभी फेमस कोट था, बेगर्स कैंट बी चूजर्स। हम बेगर्स हैं, हम सिर्फ लेते हैं, हमारे पास देने को कुछ नहीं है, और देने को हमारे पास सिर्फ है जिनसोए। हम बाहर जाके अपना फूड ब्रांड खोल देते हैं, दैट्स ऑल वी हैव टू गिव। दे डोंट नीड दैट। द कंट्री व्हिच यू बिलोंग, there's a lot of criticism, handles a lot of criticism, handles a lot of negative and positive things both. Positivity भी बहुत है, मतलब मैं I'm a very open mind person as a consultant, मैं positive चीज़ें बहुत देखता हूँ because बहुत सी चीज़ें जो हम यूज़ कर रहे हैं शायद वो वहीं की पैदावार होंगी, वो वहीं से आ रही हैं। बट ऑन दी अदर एंड हालात दुनिया इस तरफ जहाँ जा रही है, मतलब मैंने इतनी कत्लो गारत या इतनी बेबसी शायद दुनिया में पहले कभी नहीं देखी जो मैं अब देख पा रहा हूँ। सही, और उसकी मेजर वजह मुझे समझ आ रही क्या है। इनफैक्ट मैं अगर मुस्लिम कंट्रीज़ की बात करूँ तो बड़े बड़े मुस्लिम कंट्रीज़ ने हाथ बांध लिए, और फ़कत मैं समझता हूँ एक कंट्री मुस्लिम कंट्रीज़ में खड़ा रहा जिसने स्टैंड लिया और बहुत सी चीज़ें करी। एंड यू नो इट बेटर व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। हाउ डू यू सी दिस? मतलब एक इंसान का ना एक दिल होता है, मैं बस सवाल को थोड़ा तवील कर रहा हूँ जस्ट यू अंडरस्टैंड द फ्रेमवर्क के। कैसा लगता है यार, मतलब मैं एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा हूँ जो सिस्टम नेगेटिविटी को दुनिया में कत्लो गारत को प्रमोट कर रहा है, and I become a part of that system. For example, if you do business in that system, you're promoting that system. सही, जिस तरह लोग अगर फला ब्रांड खा रहे हैं तो वो उस ब्रांड को प्रमोट करके उस पे बिजनेस दे रहे हैं। सो हाउ डू यू सी दिस? मतलब क्या दिल में क्या सवालात आते हैं, ख्यालात आते हैं?
देखो दिल में 3-4 चीजें आती हैं। सबसे पहला सवाल ये आता है कि मैं क्या कर सकता हूँ अपने तौर पे इंडिविजुअली। ओके। इंडिविजुअली मैं 2-3 काम कर सकता हूँ। नंबर 1 है कि मैं आवाज उठा सकता हूँ। नंबर 2 मैं चैरिटी और डोनेशंस कर सकता हूँ वहां के लोगों के लिए बेहतरी बनाने के लिए। नंबर 3 मैं लॉबिंग कर सकता हूँ। जो नंबर 3 है ना वो डिपेंडेंट है कि मैं कितना काबिल हूँ और मैं कितना पावरफुल हूँ। नंबर 1 और 2 हम सब कर रहे हैं अपने अपने तौर पे। सही है। मैं दोबारा उसी तरफ लेके जाता हूँ। तो देखो मुझे तो जाहिर है जब मेरे लोगों को तकलीफ होगी और मेरे लोगों को दर्द होगा तो मैं तो खुशी में नहीं बैठूंगा, मुझे भी तकलीफ होगी। इंसान है ना, हम लोग इंसान है, मुसलमान है, किसी भी मासूम आदमी को तकलीफ होगी, मुझे सुकून नहीं आएगा और ये मेरे डीएनए में बसा हुआ है। तो मैं खुश नहीं हूं ना, मैं सुकून में हूं और मुझे बुरा भी फील होता है। लेकिन मेरे अंदर जितनी ताकत है उसको मैं अगर लगा रहा हूं तो मुझे अपनी एक सेल्फ पाइटी की फीलिंग आती है आज। अब मैं ये कहता हूं कि क्या ये इनफ है? नहीं है, मुझे और करना है। मैं अपनी बात करता हूं, मुझे और करना है। मुझे और कैसे करना है? मुझे खुद को इतना ताकतवर बनाना है कि मेरी लॉबिंग काम करे, मेरी आवाज काम करे। लेकिन लॉबिंग काम करती है हजारों लाखों लोगों से। अगेन हम प्रोटेस्ट की थ्योरी पे आते हैं कि अगर आपका प्रोटेस्ट शॉर्ट टर्म है और वीक प्रोटेस्ट है, अगर आपके पास बंदूक नहीं है खुद को प्रोटेक्ट करने की, तो आपका मोबाइल छिन जाएगा। आप बंदूक नहीं ले रहे हो। बंदूक क्या है? 20-30 साल की एजुकेशन, इनोवेशन और क्रिएशंस जो कि नहीं कर रहे हैं हम लोग। देखो मैं इंडिविजुअली कितना कर लूंगा, मैं कितना कर लूंगा। सही है। मैं मेरे बाइकआउट से क्या होगा? दैट्स आई थिंक दैट्स द आंसर। नहीं क्या होगा, ये भी गलत है। मेरे बाइकआउट से होगा लेकिन आपको वो रिजल्ट नहीं दिखाई देगा। अगर एक 1000 kg का पत्थर है, मैं उसको पुश करता रहूंगा, मैं ताकतवर बन जाऊंगा, वो पत्थर नहीं हिलेगा। आपको मैं पुश करता हुआ दिखूंगा, कैमरे में दिखा दो कि भाई साथ भाई कुछ कर रहे हैं। मेरा मकसद है आपको सिखाना कि भाई आप सबने मिलके करना है। आप सबका दर्द आप सभी समझेंगे मेरे समेत। वो लोग नहीं समझेंगे जिनसे आप उम्मीद रख रहे हैं। जो आप कह रहे हैं ना, वो लोग बहुत बुरा कर रहे हैं, दुनिया के साथ तकलीफ पहुंचा रहे हैं, भाई देयर लुकिंग आउट फॉर देयर इंटरेस्ट। उसमें भी थोड़ी एक रेड लाइन है जो कि क्रॉस हो रही है, जिसमें कंजर्वेटिव्स खुद बोल रहे हैं कि भाई तुम अपना सोचो, उनका क्यों साथ दे रहे हो। तो जिस तरह उनके यहाँ के अच्छे लोग ये बोल रहे हैं कि तुम अपना सोचो, उस तरह हमारे यहाँ के अच्छे लोगों को, हमारे लोगों को बोलना चाहिए कराची से तालीम लो, कुछ बन जाओ। कराची से आपका ताल्लुक है? मैं कहता हूँ बचपन कराची में गुजरा। वो बड़ा अच्छा शेर है, वो शेर इफ्तिखार जैदी का, मैं शायर का नाम भी भूल गया। वो कहते हैं कि इन्हीं पत्थरों पर अगर चलकर अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं। मतलब कैसा लगता है कि वो कराची जैसा आप छोड़ कर गए थे और अब जो कराची है, जहाँ से मुझे लगता है कि मतलब मोंजो दाड़ों से भी शायद बुरे हालात हो जाएंगे मुझे मुस्तकबिल में, जो लगता है। इनफैक्ट इस वक्त हम गुलशन इकबाल में एंड जिस रोड पे आप यहाँ बैठे हैं, अपने हालात आपने सामने देखे। हाउ डू यू फील? मतलब गुस्सा आता है देखकर, कुछ करने का दिल करता है, या दिल करता है कि मैं शायद वापसी चला जाऊँ? मतलब व्हाट डू यू फील? यार अभी रास्ते में मैं पूछ रहा था अपने दोस्तों से कि अब चाय कितने की मिलती है। उन्होंने कुछ 70-80-100 रुपए का बताया। हम जिस ज़माने में थे 5-10 रुपए की चाय मिल जाती थी, शायद उससे भी कम 2.5-3 रुपए की मिलती थी। देखो हालात तो बहुत बुरे हैं। मैं उस स्टेज पे हूँ कि मुझे फील नहीं होते, पर्सनली अपनी जेब में फील नहीं होते। लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि 20,000 रुपये कमाने वाला, 15,000 रुपये कमाने वाला घर नहीं चला सकता अब। तो अगेन मैं उसी फिलॉसफी पे आता हूँ कि भाई बंदे को अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए क्या करना है। मैं कोसता रहूं सारा दिन, गवर्नमेंट ऐसी है, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, क्राइम बहुत है। देखो जिस शहर में मैं रहता हूँ ना, अमेरिका में, वहाँ भी बहुत ज़्यादा क्राइम है। वहाँ भी अगर डाउनटाउन में तुम रात के 3 बजे वॉक करने लग जाओगे ना, तुम लुट जाओगे। वहाँ भी क्राइम है। अमेरिका में भी क्राइम है, लेकिन वहाँ ज़्यादा लोग अच्छे हैं, ज़्यादा लोग मेहनती हैं, ज़्यादा लोग काम करने वाले, मेजॉरिटी लोग 50% से ऊपर के लोग। तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। अगर तुम हर महीने 100 रुपए कमाओगे और 90 रुपए खर्च करोगे तो 10 रुपए बचते बचते साल के एंड में 120 रुपए जमा हो जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन अगर हर महीने 100 रुपए कमाओगे और 110 खर्च करोगे तो तुम 120 रुपए की उधारी में आ जाओगे। मैं अपने लोगों को ये सिखाना चाहता हूं कि भाई तुम सेल्फ इंप्रूवमेंट पे काम करो। गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी, कोई कुछ नहीं करेगा, किसी को तुम्हारा दर्द महसूस नहीं है। मैं जब यहाँ रहता था ना, तो जाहिर है मैं लोअर मिडिल क्लास घराने से था, एजुकेशन अफोर्ड करना मुश्किल था, चिकन नहीं आती थी घर पे,
तो मुझे लगता था कि लाइफ बहुत मुश्किल है, लोग कैसे रहते हैं इस मुल्क में। अब मैं यहाँ आता हूँ तो मैं इलीट लोगों से मिलता हूँ, क्योंकि अब जब आप बाहर से आते हैं तो आपको बड़े लोग ही मिलते हैं ज़्यादातर। मैं देखता हूँ उनको परवाह ही नहीं है, वो रिलेट ही नहीं कर सकते लोग, उनको ये पता ही नहीं है कि बंदे का दर्द क्या है नीचे। जब आप इलीट सर्कल्स में देखेंगे ना, तो वहां तो ये डिसाइड होता है कि कौन से ब्रांड का कोट मंगवाना है रात में पहनने के लिए शादी में। वहां ये डिसाइड होता है, एक खाना खा रहे होते हैं और दूसरे खाने की बात चल रही होती है कि यहाँ से आना है। वहां 50-50 हज़ार के बफे होते हैं, वहां पार्टीज की बात होती है। तो वहां के लोग तो ज़हनी डिस्कनेक्टेड हैं। एक मैंने अमेरिका में फैक्टर मिसिंग देखा, और जो यहाँ बहुत ज्यादा देखा, यहाँ है ना, आके एक एरोगेंसी आ जाती है, एक नशा सा आ जाता है, सब सर बोल रहे हैं, सब झुक के मिल रहे हैं। वहाँ ये नहीं है। हमारी औकात हमें एयरपोर्ट पे लैंड होने पे पता चलती है जब हम अपना बैग खुद उठा के जाते हैं। तो जहाँ कल्चर गुलामी का होगा, जहाँ कल्चर ऐसा होगा कि डबल क्लास है, लोअर क्लास एंड अपर क्लास, तो वहां तो जो इलीट है ना वो डिस्कनेक्ट कर जाएगा। ये तो एनवायरमेंट ही ऐसा क्रिएट होगा और किया गया है पर्पसली। वो चीज वहां नहीं है। वहां यहाँ आप कहते हैं ना कि यार मस्जिद में अमीर और गरीब बराबर बराबर में खड़ा होकर नमाज पढ़ता है, मुझे लगता है यहाँ अब ये भी नहीं होता। यहाँ अमीरों की मस्जिदें भी बड़ी अच्छी हैं, और मैं वो नहीं लिटरली नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूं उनके जहन इतने उरूज पे पहुंच गए हैं, क्योंकि ये कल्चर है। और ये कल्चर क्यों आता है? जब एक आम आदमी ये सोचता है कि मैं यहां पहुंच ही नहीं सकता, उसको ख्वाब ही नहीं है ये, तो फिर ये कल्चर रहेगा हमेशा। मैं ये नोट करता हूं, जब मैं यहाँ आता हूँ तो अक्सर बच्चे वगैरह सेल्फीज बनवाते हैं। अच्छा, मैं अमेरिका में जाता हूँ, वहां भी मुझे बड़े बच्चे जानते हैं, लेकिन सेल्फीज बनवाने नहीं आते इतने लोग। क्यों नहीं आते? दिल में है और दिमाग में है कि एक दिन मैं इसकी कुर्सी पे बैठाऊंगा। मैं कहता हूँ ये दिमाग लेके आओ भाई, एक दिन मैं साद आसमानी से आगे निकलूंगा। नो वन डिजर्व्स टू बी ए सेलिब्रिटी। सबके दिमाग खराब हो जाते हैं। आप किसी को अपने से ऊपर फील कराते हो ना, उसका दिमाग आउट हो जाता है, वो आपको इंसान नहीं समझता। खुद को इंसान समझाना और अपनी पहचान बनाना और अपनी एक प्राइड रखना, सेल्फ प्राइड, खुददारी रखना, वो आती ही इससे है जब आपके दिल और दिमाग में ये होता है कि एक दिन मैं इसके बराबर की कुर्सी में बैठाऊंगा। और वो जब होगा आप काम वैसे करना शुरू कर दोगे। वेरी नाइस। साद हाशवानी, मतलब आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि लॉट ऑफ बिजनेस, बहुत सारी चीज़ें इवॉल्व कर रही होती हैं, लर्निंग को कितना प्रायोरिटाइज करते हैं? बिकॉज अभी आपने बात की ना, इंसान को इंसान बनना बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि इंसान वो वाहिद मौजूद है जो अपनी खुसूसियात छोड़ देता है। आपको कोई कुत्ता नहीं मिलेगा जो बिल्ली की आवाज़ निकाल लो, आपको कोई शेर नहीं मिलेगा जो गधे की आवाज़ मिल लो, लेकिन आपको दुनिया में लाखों इंसान मिलेंगे और आप भी मिलोगे ऐसे लोगों से जो कि इंसानियत से गिर गए हैं। और अभी हमने इस पर बात भी की। आप किस तरह अपने इस इंसानियत, अपनी वैल्यूज़ को सस्टेन कर पा रहे हैं? सस्टेनेबिलिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सो हाउ डू यू सस्टेन? बिकॉज फेम मिल रहा है, बिकॉज लोग बढ़ रहे हैं, बिजनेस भी ग्रो कर रहा है, पैसा जब आता है तो साथ साथ बुराई भी साथ लेकर आता है। आप किस तरह मैनेज कर रहे हो उसको? अच्छा, पहले तो मैं ये समझता हूँ कि जो सब कुछ हो रहा है ना, मैं ये डिजर्व नहीं करता। सबसे पहले तो ये जहन में आता है, ये ग्राउंडेड रखता है मुझे। अच्छा, दूसरी चीज ये है, जो काम सब लोग कर रहे हो ना वो ना करो। बड़ा सिंपल फंडा है, इजी फंडा है। जो काम सब लोग कर रहे हैं ना, जिसमें सबको टोर आ रहे हैं, वो काम ना करो। वो नहीं करोगे थोड़ा ग्राउंडेड रहोगे। तीसरी चीज, मैं जब यहाँ किसी बंदे से मिलता हूँ ना, तो जब आप बंदे को जानते नहीं है ना, तो आपको यहाँ पे आम बंदा ये सोचता है कि ये ऐसे ही होगा। मैं हर बंदे को है ना ऊपर समझता हूँ। मैं किसी से मिलता हूँ ना, मैं अभी आपसे भी मिला, मैंने बोला ये बड़ा कोई टैलेंटेड, बड़ा ही कोई एडमायरेबल बंदा है। मैंने आपकी तारीफ भी की आते ही। बिल्कुल ऐसा ही है। आपकी अगर फितरत में ये होगा ना कि आप सामने वाले को अपने आप से इंटेलिजेंट प्रिज्यूम करोगे, तो यू विल एंड अप लर्निंग समथिंग फ्रॉम दैट पर्सन। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। और मेजॉरिटी लोगों का मसला ये है कि वो अपने आप को बढ़ावा देने की नशे में सामने वाले को कुछ समझते ही नहीं है, तो आप कभी सीख भी नहीं सकते उस बंदे से। नहीं, आई लव द फैक्ट, मुझे इनफैक्ट रिचर्ड ब्रांसन का जुमला बड़ा कमाल लगता है। उसे एक आइलैंड पे किसी ने पूछा कि भैया आपने 70 कंपनीज बना ली, कैसे बना ली? हम यहाँ तो मैं एक, उसने बोला मैंने 70 लोग ढूंढे। उसने कहा मैं जिंदगी में एक बंदा नहीं मिल रहा। उसने बड़ा कमाल जुमला कहा, जस्ट लाइक फ्लावर फ्लरिशेस ऑन वाटर, पीपल फ्लरिश ऑन प्रेस। लोग दाद से आगे बढ़ते हैं, लोगों को प्रेस करना बहुत ज़रूरी है, एंड इट्स रियली इंपॉर्टेंट। वी लिव इन अ वर्ल्ड जहाँ पर हमारे यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसला इंसान की ज़िंदगी में होता है, रिलेशनशिप। द पार्टनर यू चूज, आप किस इंसान के साथ जा रहे हैं, किस इंसान के साथ बिलोंग कर रहे हैं। आई डोंट वांट टू आस्क यू अबाउट योर रिलेशनशिप एंड
इट्स अ पर्सनल क्वेश्चन, आई थिंक पॉडकास्ट में नहीं पूछना चाहिए, बट मेरा सवाल है, व्हाट इज योर एडवाइस टुवर्ड्स पीपल हु आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ रिलेशनशिप, और या जो इस चीज़ को लेकर चल रहे हैं, वो अपने पार्टनर के अंदर किन क्वालिटीज़ को देखें? अच्छा, बकेट लिस्ट नहीं होनी चाहिए। मेरा ये ख्याल है कि ज़िंदगी में कुछ फैसले जज्बात और इम्पल्स से भी करना चाहिए और फिर उनको निभाना आना चाहिए। आज हम जिस दौर में रहते हैं ना, मैंने देखा है कि लोग बहुत ज़्यादा वक्त निकाल देते हैं इनडिसाइसिव होने में और वो परफेक्ट चेक लिस्ट ढूंढने में, जो कि उनको मिलती नहीं है। देयर इज़ नो परफेक्ट ह्यूमन बीइंग इन दिस वर्ल्ड फॉर यू। ये सब मूवीज़ और फेरी टेल्स हैं कि जिसमें आपको एक परफेक्ट इंसान मिल जाएगा या इंसान मिल जाएगी। अपनी एक्सपेक्टेशन लो रखो और ये भी समझो कि जिस बंदे के साथ आप मिलने जा रहे हो वो भी वक्त के साथ बदलेगा। अगर आपने ये एक्सेप्ट कर लिया, आप डिसाइसिव हो जाओगे। इंसान की 4 अच्छी आदतें और 4 बुरी आदतें, उसके साथ उसको एक्सेप्ट करो। हमारे यहाँ ना परफेक्शन सीख करने की दौड़ में ना लोग कमिट ही नहीं कर पा रहे और बुराई उसमें ही सबसे ज़्यादा है। मुझे डैनियल पिंक की बहुत मशहूर और बड़ी फेमस किताब है, मुझे बहुत पसंद है, मैंने बड़े इसको बहुत थॉरली पढ़ा, द पावर ऑफ रिग्रेट। उसने कहा कि उसने 10,000 या अमेरिका में पता नहीं कितने हज़ार लोगों पे सर्वे किया कि मल्टीपल रिग्रेट्स होती हैं इंसान की लाइफ में। और वो कहता है हर इंसान अपनी लाइफ में जब रिग्रेट्स का एहसास करता है तो ही वो रिडेम्पशन स्टोरी लिखता है, नहीं तो ही नहीं रिग्रेट्स को बेहतर करता है। मैं मान नहीं सकता कि सादा आशवानी की लाइफ में रिग्रेट्स ना हो। अगर वो आप भी जवाब देने वाले थे कि नहीं मेरी लाइफ में कोई रिग्रेट्स नहीं है, लाइफ में क्या रिग्रेट्स हैं यार? मतलब जो आपको लगता है कि वो काश नहीं होती हैं, वो कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपका एहसास होता है कि वो हो गई और वो नहीं होनी चाहिए थी, जिन्हें आप शेयर कर सकें? यार लाइफ में अगर जनरली बात करो तो एक ही रिग्रेट है कि कभी कुछ ट्राई नहीं किया, तो उसकी रिग्रेट है। ट्राई करने के बाद फेल होने वाली चीज रिग्रेट में मैं काउंट फॉर नहीं करता। एग्जाम्पल क्या ट्राई नहीं किया भाई? यार मैंने क्रिकेट नहीं खेली ठीक तरह क्रिकेट से। नहीं खेली, ओके। शौक था क्रिकेट खेलने का? शौक था, डिस्करेजमेंट थी, लेकिन खेल नहीं पाया सही तरह। ये बड़ा रिग्रेट है। बड़ा रिग्रेट है। तो उसे पे खेलनी चाहिए क्रिकेट, मतलब आप PSL हो रहा है, आप उसमें आप पार्ट बन सकते हैं, मतलब व्हाट्स चलें, स्टॉपिंग यू? कर देते हैं मतलब चैलेंज। सादा आशवानी जो दुनिया को बता रहा है कि माइंड को अनलीश करो, अपने पोटेंशियल को अनलीश करो, तो वो क्रिकेट क्यों नहीं खेल पा रहा? मतलब क्योंकि अब जिम्मेदारियां कुछ ऐसी हैं कि अगर मैं क्रिकेट खेलने पे लग गया तो 1000 लोगों की क्रिकेट और खाना पीना छूट जाएगा। ओ ये बहुत बड़ा ज़बरदस्त जवाब है कि आई थिंक यू अ लॉट ऑफ पीपल आर डिपेंडिंग ऑन डिसीजन मेकिंग। सो आई थिंक एक अच्छा बिजनेसमैन वो भी होता है जो चीज़ों को डेलीगेट करता है, लीडर्स क्रिएट करता है, ताकि उसका जो परसेंटेज हो बिजनेस के इनपुट के अंदर वो कम हो। सो क्या आप अपनी बिजनेस के अंदर एक टीम सिस्टम एक वो एलिवेट नहीं कर पाए, डेजिग्नेट नहीं कर पाए, कि आप टाइम नहीं निकाल पा रहे चीज़ों के लिए? देखिए, जो बंदा डेलीगेट नहीं कर पाता ना, वो बिजनेसमैन नहीं होता, वो ओनर ऑपरेटर होता है। बिल्कुल डेलीगेट किया हुआ है, हमारे पास टीम्स हैं, सिस्टम्स हैं। हाउएवर जो सुपरविजन होती है ना, वो बहुत ज़रूरी होती है। हम लोग हमेशा ये बात करते हैं कि ट्रेन करो, अकाउंटेबल ठहराओ और इंसेंटिवाइज करो। जब ये तीनों चीज़ें हम साथ दे देंगे तो सिस्टम चल पड़ता है। लेकिन अभी भी हम माइक्रोसॉफ्ट के ओनर्स नहीं हैं या टेस्ला के ओनर्स नहीं हैं कि CEO चेंज हो जाए और सिस्टम चलता रहेगा। आई थिंक वी हैव सम टाइम टू गो। ये जो लोग बोलते हैं ना कि यार ये जो टीचिंग गुरुज आ जाते हैं, इलान मस्क उनसे बड़ा है, तो वाकई बड़ा है भाई, हम भी मानते हैं। तो वी हैव टू गेट टू दैट लेवल। हम सीख रहे हैं उस लेवल पे पहुंचने के लिए, आप सीखें हमारे लेवल पे पहुंचने के लिए। पूरी दुनिया में ना कंज्यूमरिज्म बहुत ज़्यादा है। मतलब अब जो प्रोडक्ट्स भी क्रिएट हो रहे हैं वो ऐसे क्रिएट हो रहे हैं, मतलब कि आप उन्हें क्रिएट करने के बाद और क्रिएट करें। चाहे हम इनफैक्ट फेसबुक या टिकटॉक किसी भी प्लेटफॉर्म की बात करें, हर प्लेटफॉर्म के अंदर हुक है। इनफैक्ट कंटेंट के अंदर हुक आ चुका है, प्रोडक्ट्स के अंदर हुक है। मतलब वो ऐसे प्रोडक्ट डिस्पोजेबल आइटम्स क्रिएट हो रहे हैं। आपको क्या लगता है कंज्यूमरिज्म आगे जाके और बढ़ेगा? इसके नुकसानात क्या हैं? हाउ डू यू सी दिस? कंज्यूमरिज्म जिसको ग्रो करना है ना, उसके लिए बड़ा नुकसानदेह है। जो बंदा ग्रो कर चुका है और उसको कन्वीनियंस चाहिए, उसके लिए बड़ा काम का है। फॉर एग्जाम्पल, पहले जमाने में लोग 100 लोगों से बात करने के लिए अपना गला बिठा लेते थे। आज हम लाखों लोगों से बात करते हैं एक माइक से। है कंज्यूमरिज्म, प्रोडक्ट आया माइक का, काम की चीज है, आपका काम आसान हो गया। लेकिन जिसने नेक्स्ट लेवल पे जाना है ना, वो पहले तो 10 लोगों से बात करेगा, फिर 20 से करेगा, फिर 30 से करेगा, फिर उस लेवल पे जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये मैं आम बात करता हूँ, ये गाड़ी में भी मैं सोच रहा था जब मैंने चाय वाला सवाल किया था। देखो, चाय अगर 100 रुपए की है आज, और एक बच्चा अगर रोज चाय के होटल पे मिल रहा है, आइडियाज डिस्कस नहीं कर रहा, अपना टाइम जाया कर रहा है, तो वो एक कंज्यूमर है एक प्रोडक्ट का जो उसको ठहरा रही है। वेलोसिटी ऑफ मनी तेज हो रहा है उसके जेब से दूसरे जेब, दूसरे जेब से दूसरी जेब, लेकिन वो कहीं नहीं पहुंच रहा।
तो एक आम बंदा उसको कंज्यूमरिज्म अवॉइड करना पड़ेगा। और ये मेरी बड़ी बदनाम थ्योरी है कि आप पैसा रोक लो, लेकिन पैसा शुरू के स्टेज में रोकना बहुत जरूरी है। दुनिया में बहुत तरह के लोग हैं। एक ऐसे इंसान है जो होर्ड करते हैं और एक ऐसे इंसान है जो फौरन खर्च कर देते हैं। आप ऐसी इकोनॉमी में रहते हो जहां पैसे से पैसा बनता है। आइडिया को पैसे की जरूरत पड़ती है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है और आप वीसी को नहीं ला सकते या किसी को कन्विंस नहीं कर सकते इन्वेस्ट करने के लिए, तो पहले आपको सीड मनी रोकना पड़ेगा और उसके लिए कंज्यूमरिज्म रोकना पड़ेगा। क्रिप्टो, स्टॉक मार्केट, Amazon, personal development, health and fitness. There's so many coaches. There's so many mentors are selling so many courses. हर कोई अपना अपना कुछ ना कुछ बेच रहा है। एक जो नौजवान है, जो यंगस्टर जो अभी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट कर रहा है या वो पढ़ रहा है, वो सीख रहा है, वो उतना ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम कर रहा है। डिजिटल ओवरलोड है हमारे शहर में ना, और आज के दौर में डिजिटल विलन भी यही है कि आप इतना ज़्यादा कंटेंट है कि आप सिंप्लीफाई नहीं कर पाते कि मैं सादा आशवानी का कोर्स लूँ, मैं फला साहब का कोर्स लूँ, मैं इनका कोर्स लूँ, मैं करूँ क्या? एक कन्फ्यूजन है ना, करियर में समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। सो व्हाट्स योर करियर एडवाइस टू मिलेनियल्स? अच्छा, दो चीजें हैं। ये बड़े क्लीशे से कोट है कि तुम्हें वो करना चाहिए जो तुम्हें करने में अच्छा लगता है। मैं थोड़ा इसको चेंज कर देता हूँ। मैं कहता हूँ दिन के वक्त वो करो जो तुम्हें करना चाहिए और तुम्हारे लिए करना जरूरी है, और शाम के वक्त वो करो जो तुम्हें करना अच्छा लगता है। दोनों में काम की फील्ड में बात कर रहा हूँ। तो अगर तुम्हारी डे टाइम जॉब ऐसी है जो तुम्हें डिप्रेस करती है और तुम्हें लगता है कि यार ये मेरे लिए नहीं है, अभी करते रहो, दिन के टाइम करते रहो। शाम के टाइम ऐसा काम करो जो तुम्हें लगता है कि यार ये मैं अच्छा कर सकता हूँ, या ये मुझे करने में मजा आता है, या इसमें मैं कोई तीर मार सकता हूँ। जो भी काम चूज करो अपने लिए करने के लिए, उसमें बेस्ट बनने की कोशिश करो। अब आपका ये सिलेक्शन वाला सवाल है कि मैं सेलेक्ट कैसे करूं कि मुझे क्या करना है। देखो यार, सेल्फ डिस्कवरी है ना, और ये रियलाइज करना कि मुझे क्या अच्छा लगता है या मैं किस चीज में अच्छा हूँगा, सबसे मुश्किल काम दुनिया का यही है। और जरूरी नहीं है कि हर बंदा उसी फील्ड में चले जाए जो उसे करना अच्छा लगता है या उसमें वो सबसे अच्छा था। लेकिन दुनिया इतनी लीनियंट है कि अगर तुम किसी फील्ड में 100 नंबर पे भी आओगे ना, यानी पहले दूसरे तीसरे चौथे 100 नंबर पे भी आओगे, तो भी तुम अच्छा खाना खा सकते हो, अच्छा करियर बना सकते हो, अच्छी जिंदगी बना सकते हो। इसमें फिर एडॉप्टेबिलिटी थ्योरी ले आते हैं कि अगर तुम गलत डायरेक्शन पे भी निकल गए ना, थोड़ा सा एडॉप्ट करने वाले बनो। कभी भी आप सारी लाइफ परफेक्ट नहीं जिएंगे। सारे लोग आपको परफेक्ट लाइफ जीते हुए नहीं दिखेंगे। एक कैटेगरी होगी जिनका वो लक वाला और माँ की दुआ वाला सिस्टम चल पड़ेगा और वो उस फील्ड में चले जाएंगे जो उन्हें करना का दिल करता है और उसमें कामयाब भी हो जाते हैं। एक कैटेगरी ऐसी मिलेगी जो गुजारा कर रहे हैं कि चल जाएगा यार, ठीक है, हो गया, अब कर लेते हैं। एक कैटेगरी ऐसी है जो मायूस हो रही है, डिप्रेस हो रही है। तो मायूस डिप्रेस वाले वो सुबह शाम वाला काम करें जो मैं कह रहा हूं कि सुबह वही करें जो जरूरी है अभी करना, शाम में वो ट्राई करें जो करना का दिल करता है। मिड वाले लोग, मैं कहता हूं, उसी काम में बेस्ट बन जाए, अपना सिस्टम बना लें क्योंकि आपकी चल पड़ी है। और टॉप वाले लोगों को मेरी एडवाइस की जरूरत नहीं है। जबरदस्त। लेट्स डू सम रैपिड फायर क्वेश्चंस। वन वर्ड, आपको एक ऐसा वर्ड डिफाइन कर सके, हसल को आप किस तरह डिस्क्राइब करेंगे? वन वर्ड। हार्ड वर्क। जबरदस्त। कोई ऐसा बहुत क्रेजीस्ट टास्क जो आपने अपनी लाइफ में किया हो, कहते हैं दैट वाज वन ऑफ द क्रेजीस्ट टास्क मैंने किया हो? ट्रैवल। ओके। अगर आप जिंदगी स्वैप करें अपनी लाइफ को, मतलब अगर आप जिंदगी में कोई एक इंसान बनना चाहें तो वो कौन सा इंसान होगा, कौन सी शख्सियत होगी जो बनना चाहेंगे? माय डैड। क्यों? यार उनकी वर्क एथिक कोई बीट नहीं कर सकता। सही है। वो हमारी कंपनी के सबसे एफिशिएंट एम्प्लॉय एंड ओनर है। कोई एक ऐसी चीज जो लोग आपके बारे में समझ ही नहीं सके और हमेशा लोगों ने आपको गलत समझा? मुझे कंट्रोवर्सी पसंद नहीं है। बट लोगों ने समझा कि आप कंट्रोवर्सी क्रिएटर हैं, मतलब लोगों ने आपके बारे में गलत समझा कि आप कंट्रोवर्सी नहीं क्रिएट करना चाहते थे, लेकिन लोगों ने समझा कि आप क्रिएटर हैं। मेरी असल में पर्सनालिटी बड़ी एडिक्टिव पर्सनालिटी है। मैं अगर कोई टास्क ले लूँ तो उसको आखिर तक पहुँचाता हूँ, और कंट्रोवर्सी का मसला ये है कि उसको आखिर तक पहुँचाना बड़ा लंबा काम है। इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक, टिकटॉक, यूट्यूब, कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी निगाह में आज के एरा में? लिंक्डइन। व्हाई? लिंक्डइन प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बढ़ा देता है अगर आप लिंक्डइन पे अपने काम कर रहे हो। इंस्टाग्राम में यही है कि अगर 100 लोग स्टूडियो के बाहर खड़े हैं तो एक हीरो बन जाएगा, शायद 99 ना बन पाए। अच्छा, हमारे पाकिस्तानी माशरे में लिंक्डइन के ऊपर लोग बहुत ज़्यादा काम नहीं कर रहे होते, मतलब लिंक्डइन की इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस को भी उस तरह से समझ नहीं सके हैं। व्हाट्स योर एडवाइस, मतलब हाउ टू ग्रो लिंक्डइन? यार अपना लिंक्डइन अपनी लॉयल्टी और अपने एक्सपीरियंस से बनाओ, अपने कनेक्शन से बनाओ।
मेरा ख्याल है लिंक्डइन इसलिए भी ज़रूरी है, नॉट जस्ट फॉर जॉब्स। फ्यूचर में अगर आप कंपनी ओनर भी बनोगे ना, तो आपको हज़ारों टैलेंट जो फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह से नहीं मिलेंगे, वहाँ आसानी से मिल जाएंगे। अगर एक दुकान में ड्राई फ्रूट्स बिकते हैं और वहाँ आप रेगुलर फ्रूट ढूंढ रहे हो, तो वो मुश्किल से मिलेंगे। लिंक्डइन वो ड्राई फ्रूट की दुकान है जहाँ पे आपको अपने काम के लोग बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। ब्रिलियंट ब्रिलियंट रिप्लाई। कोई एक ऐसी आदत जिसने आपकी ज़िंदगी टोटली बदल के रख दी हो, एनी पर्टिकुलर हैबिट दैट ट्रांसफॉर्म्ड योर लाइफ एंड दैट इज समथिंग यू वांट एडवाइस? हार ना मानना, मुझे कोई नहीं हरा सकता। ये आदत बिल्ड कैसे करी भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ये आदत थोड़ी ईगो से आती है, थोड़ी अना से आती है और थोड़ी जिद से आती है। अगर उसको राइट डायरेक्शन में इम्प्लीमेंट करो तो बड़ा अच्छा काम हो सकता है, और इसी आदत को अगर रिलेशनशिप्स में अपनाओगे तो सारा रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे। कोई एक ऐसी बात जो आप कहने से डरते हैं, और ये मत कहिएगा कि मैं कोई बात कहने से डरता नहीं हूँ, बिकॉज बहुत सी ऐसी बात होती है जो इंसान कहने से डरता है। कोई एक ऐसी बात जो आप नहीं कह पाते, डरते हैं कहने से? जिससे किसी का दिल दुख जाए। फॉर एग्जाम्पल? यार बहुत बार आपको है ना, सच को भी है ना बड़ा डिप्लोमेटिकली बोलना पड़ता है। आपके दोस्त हो, आपका भाई हो, आपके पेरेंट्स हो, कभी कभी आपको कोई चीज़ ब्लंटली नहीं बोलनी होती। मैं नॉर्मली बड़ा ब्लंट इंसान कंसिडर किया जाता हूँ, लेकिन जहाँ मुझे ये रियलाइज़ होगा ना कि सामने वाले का दिल दुख जाएगा, मैं रुक जाऊँगा। मुझे वो अनिल कपूर की फिल्म बहुत पसंद है, आप समझ गए होंगे कौन सी वाली, जिसमें वो एक दिन के लिए वजीर आजम बनता है और सब कुछ बदल के रख देता है। थोड़ा थोड़ा सा ना, मतलब वो टच आता है। मतलब मैं जब थोड़ी बहुत रील्स देख रहा हूँ, कंटेंट देख रहा हूँ, तो वो टच आता है कि आप कुछ करना चाहते हैं। अगर वाकई में आपको एक दिन के लिए वजीर आजम बना दिया जाए, तो व्हाट चेंज यू विल ब्रिंग? उसकी ज़रूरत नहीं है यार। देखो वज़ीर आज़म है ना, वो बहुत सारे लीगल बाउंड्स और डिप्लोमेटिक बाउंड्स में फंसा हुआ होता है। वो बने बगैर आप बहुत कुछ कर सकते हो। ये जो थॉट है ना कि मैं कोई अथॉरिटी में आऊँगा फिर मैं चेंज ला सकता हूँ, ये बहुत ही सेल्फ डिसीविंग थॉट है। आपको अगर कुछ करना है तो आप वैसे भी रास्ता ढूंढ लोगे। जैसे मुझे शुरू में पता नहीं था कि मैं आके मोटिवेशनल स्पीकिंग करूँगा या लोगों को सही गाइड करूँगा या फ्री यूनिवर्सिटी बना दूंगा। रास्ते से रास्ता बनता गया। रात के वक्त जब गाड़ी चलाते हो ना, तो आपको एंड ऑफ द टनल की चीज़ नज़र नहीं आती। आप जाते जाते हो रास्ता बनता जाता है। कोई एक ऐसे इंटरनेशनल इवेंट जिस पे आपको लग रहा है कि पाकिस्तानी ऑडियंस, पाकिस्तानी इंडिविजुअल्स नहीं देख पा रहे हैं, दे शुड पे अटेंशन टू दैट? अच्छा, ये इवेंट बड़े टाइम से चल रहा है। पाकिस्तानी लोग ये नहीं देख पा रहे कि उनको डिवाइड करने की पूरी दुनिया से कोशिश होती है। सेक्स बनाए जा रहे हैं, रेसिज्म हो रहा है, नेशनैलिटी और लैंग्वेज की बेस में जो हमें डिविजन्स है ना, उस पर बहुत टाइम से काम हो रहा है और बहुत इन्वेस्टमेंट हो रही है, और पाकिस्तानियों को दिख नहीं रहा ये चीज़। फॉर एग्जाम्पल? आप बलूचिस्तान की एग्जांपल ले लें, आप यहाँ आम लोगों में देख लें। सिंधी पंजाबी को पसंद नहीं करता, महाजर बोलता है मेरे राइट्स नहीं मिले, तो वो एक डिवीजन क्रिएट किया जा रहा है। देखो हमारे यहाँ है ना, लैंग्वेज का कोई वॉर नहीं है। हमारे यहाँ असल जो वॉरफेयर है ना, जो कि लोग समझ नहीं पा रहे, वो है क्लास वॉरफेयर। सिर्फ दो क्लासेस हैं, गरीब और अमीर। गरीब और अमीर आपस में अगर ये डिसाइड कर लें कि हमने कोई मिडिल क्लास क्रिएट करनी है, तो क्रिएट हो जाएगी। लेकिन हम लोग इस चीज़ में बिजी हैं कि तेरा ये कलर है, तू ये ज़बान बोलता है तो तू ये ऐसा होगा। एक होता है ना प्रेजुडिस, तो कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि यार सारे मेमन कंजूस होंगे, तो ये एक प्रेजुडिस मजाक के तौर पे फीड कर दिया गया है। अब जब आप मेमन से बिजनेस करने जाते हो तो आप सोचते हो यार ये मुझे नफ़ा नहीं देगा, तो ट्रांजैक्शन कम हो जाती हैं। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये डिवीजन, जो में बताया जाता है कि दूसरा बंदा तुमसे अलग है। जब पाकिस्तान में मेजॉरिटी यंगस्टर्स की है, यूएनडीपी का सर्वे, यंगस्टर्स स्किल पर भी काम कर रही है, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन स्टिल हमारे यहाँ बेरोज़गारी बढ़ती चली जा रही है। हमारे यहाँ चैलेंजेस दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। इनफैक्ट जिन कंट्रीज़ में यूथ ज़्यादा होती है, वहाँ इंस्पिरेशन ज़्यादा होती है, वहाँ मोटिवेशन ज़्यादा होगी, वहाँ स्किल ज़्यादा होगा, इनफैक्ट टैलेंट भी ज़्यादा होगा ना आपके पास। जब एक घर में अगर 5 जवान बच्चे हैं, तो आई थिंक आपके यहाँ ज़्यादा होप होगी कि मेरे 5 बेटे हैं। पाकिस्तान में यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा है, बट स्टिल दिस कंट्री इज़ बिकमिंग मोर होपलेस। व्हाई? हमारा यंगस्टर हडराम है, सुस्त है, लेजी है, उसको जल्दी अमीर बनना है, वो मुल्क से खुश नहीं है, उसको अपने माँ बाप भी बहुत केसेस में अच्छे नहीं लगते, उसको सारा सिस्टम ही बुरा लगता है। असल में बचपन से आप नेगेटिविटी फीड कर रहे हो ना। मेरी यही थ्योरी है कि दिमाग आपका 0 और 1 पे चलता है। उसको एक चीज़ सोचनी है एक वक्त में, या तो वो सारी नेगेटिविटी सोचता रहेगा या तो वो पॉजिटिव चीज़ सोचता रहेगा। पॉजिटिव चीज़ सोचेगा तो मोटिवेशन आएगी और कुछ करने के लायक होगा। नेगेटिव सोच देते रहोगे, वो हडाराम बन जाएगा, सुस्त बन जाएगा, हारा हुआ माइंडसेट बन जाएगा। वही पॉलिटिकल क्वेश्चन, रैपिड फायर में आपको चूज़ करना है इनमें से 3 में से एक। 3 वज़ीर आज़म के मैं नाम लूँगा, आप बताएं आप किसको फेवर करते हैं
आसिफ अली जरदारी साहब, नवाज शरीफ और इमरान खान? किसी को भी नहीं। क्यों भाई? एक तो चूज करना है आपने, मतलब तो वो चूज आपने बचपन में सवाल तो जो दिए होंगे ना, मतलब एक आंसर तो टिक लगाना है अच्छा, आपको। मैं इसका एक लॉजिकल रैशनल जवाब दूंगा, उसके बाद अगर तुम फोर्स करोगे तो मैं कुछ चूज कर लूंगा। देखो, अमेरिका में दो प्राइमरी पार्टीज हैं, एक है डेमोक्रेट्स, एक है रिपब्लिकन्स। अब बहुत बार ऐसा होता है कि मेरे जैसा क्रिटिकल थिंकर, उसको 4 पॉलिसी डेमोक्रेट्स की पसंद आती हैं और 4 पॉलिसी रिपब्लिकन्स की पसंद आती हैं। और फिर जब मैं चूज करने जाता हूं तो मैं उस थ्योरी पे जाता हूं, लेसर ऑफ 2 इवल्स पे। तो आप जो मुझसे सवाल पूछ रहे हो ना, आप मुझे कह रहे हो कि लेसर ऑफ 2 इवल्स चूज करो या लेसर ऑफ 3 इवल्स चूज करो। यार, दुनिया में है ना, वोटिंग और सेंसस होने चाहिए इश्यूज पे, ना कि पर्सनैलिटीज पे, ना कि पार्टीज पे। ये मेरा पर्सनल बिलीव है, गलत हो सकता है, सही हो सकता है। मैं डेमोक्रेसी को ऐसे देखता हूं कि इश्यूज पे अगर वोट कराओ और इशू सॉल्व करने वाला सबसे बेस्ट बंदा हो, उसको चूज कर लो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके स्कूल में आपकी इंग्लिश की प्रोफेसर बहुत अच्छी हैं, उनकी क्लास में सारे स्टूडेंट्स अच्छा कर रहे हैं, क्या आप उनसे मैथमेटिक्स या कैलकुलस पढ़वाएंगे? मुझे नहीं लगता आप पढ़वाओगे। तो आप आज मुझे ये कह रहे हो कि एक बंदे को चूज करो जो इंग्लिश में तो बहुत अच्छा है लेकिन उसको मैथ्स नहीं आती बिल्कुल। मेरा सवाल है, आपको उन तीनों में सबसे बेहतर काम किसका लगता है? कुछ तो बेहतर लगता होगा ना, मतलब हर चीज बुरी नहीं होती। तीनों में से किसकी क्या आदत आपको ज्यादा अच्छी लगती है? इस यार, तरह कर लेते हैं, मतलब हर इंसान की कोई ना कोई अच्छी आदत होती है, और उन तीनों लीडर की कोई ना कोई अच्छी आदत है आपको दिखाई देती होंगी। क्या दिखाई दे रहा है इन तीनों में? पाकिस्तान की पॉपुलेशन कितनी है? आप बेहतर समझ सकते हैं तो पाकिस्तान की पॉपुलेशन में आपको 3 लोग मिले चूज करने को। आप मुझे यही पूछ रहे हो कि यार शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान में से अच्छा कौन है? चलें, ये बता दें। कोई भी नहीं। ओके, लेट्स नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक्टिंग ज्यादा अच्छी है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बड़ी कमाल मूवी है मांझी, आई एम श्योर आपने देखी होगी। उसका डायलॉग है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आप अपनी लाइफ में कौन सा ऐसा काम है जो उस डायलॉग से रिलेट करते हैं कि यार मैं ये काम करे बगैर नहीं छोड़ूंगा अपने आप को ना, ये काम करे बगैर मैं दुनिया से नहीं जाना चाहता? मेरा ख्याल है इस वक्त ये काम है अपने कौम को एजुकेट करना। मुझे ये लगता है कि अब मैं रुक नहीं सकता। जो चीज़ शुरू कर दी है ना, वो रुक गया ना, तो वो मेरी हार है। और ये पर्सनल हार है। लोग कुछ भी कहें, मुझे परवाह नहीं है। कोई बोले स्टार्ट किया, छोड़ दिया, हार गया, ये वो। मेरी पर्सनल अंदर से आता है कि अगर मैंने ये काम रोक दिया ना, मैं हार गया। इस वक्त जो पाकिस्तान के हालात हैं, ओवरऑल अगर देखा जाए ना, हमारा एजुकेशन निज़ाम अपग्रेड नहीं हो रहा। वो एक स्टैगनेंट एजुकेशन है, वही स्टैगनेंट होप है, वही चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। दिन ब दिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, जो मैं देख पा रहा हूँ। अभी आपने कराची के हालात देखे, डंपर वाले वाक़यात हो रहे हैं। इनफैक्ट जस्टिस तो प्रिवेल ही नहीं करता। एज एन इंडिविजुअल, एज एन एक्टिविस्ट, एज एन कंटेंट क्रिएटर, एज अ बिजनेसमैन, हाउ डू यू सी दिस? पाकिस्तानी क्या करें? आपको क्या लगता है, मतलब आपकी क्या एडवाइस होगी कि वो किस तरह होप या किस तरह अपने आप को इस सिस्टम में एलिवेट करें? जब मैं फिर से बोरिंग डायरेक्शन में चले जाऊंगा। अभी मैं एक यूनिवर्सिटी में गया जहाँ पे मैंने बच्चों से रैंडमली, हम कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे हुए थे, खाना खा रहे थे, तो मैंने सवाल किया कि तुम लोगों के लेक्चर्स रिकॉर्ड होते हैं, तुम लोग देखते हो उनको? उन्होंने कहा हमारे लेक्चर्स रिकॉर्ड नहीं होते। अच्छा, ये बहुत अच्छी बड़ा नाम है यूनिवर्सिटी का, छोटा नाम नहीं है। फीस भी बहुत ज़्यादा है इनकी। फिर मैंने इनसे ये पूछा कि तुम्हारे असाइनमेंट्स वगैरह कैसे सबमिट करते हो, कोई पोर्टल वगैरह होगा? उन्होंने कहा सर हमारा पोर्टल इतना अच्छा चलता नहीं है, कभी चलता है कभी नहीं चलता। तो उससे मुझे आपके सवाल को कनेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो लोग मुआवजा भी ले रहे हैं, पैसे भी ले रहे हैं, वो भी चीज़ों को इम्प्रूव नहीं कर पा रहे। और जो लोग नोन है आईटी एजुकेशन के लिए, उनकी वेबसाइट परमानेंटली नहीं चलती। तो ये मसला है। अब मैं बोरिंग जवाब ये दूंगा कि देखो, कोई नहीं ठीक करेगा। अपना सोचो, अपनी फैमिली का सोचो, अपने आसपास के 20 लोगों का सोचो और अपने आप के लिए काम करो और अपने 20 लोगों के लिए काम करो। अगर तुम इस चीज के डिपेंडेंट रहोगे कि कोई आके कोई बड़ा चेंज कर देगा और फिर मैं चलूंगा, तो भाई वो रोड बनने वाला नहीं है। तुम्हें आदत बनानी, या तो उस पर पैदल चलो, तुम्हारे जूते फट जाएं, और ठीक है तुम्हारे पास एक स्टोरी होगी एंड में कि फटे हुए जूतों में मैं ये बन गया, या तुम उस गड्ढे में गिर जाओ और जूते भी ना फटे और अपने कपड़े बचाते रहो और रोते रहो सारी जिंदगी। कौन से ऐसे 3 टॉप चैनल्स है जो कि आप रिकमेंड करेंगे यंगस्टर्स को, मिलेनियल्स को, जिन्हें आप पर्सनली फॉलो करते हैं बिकॉज दे वांटेड टू लर्न? आपका थॉट पैटर्न क्या है? बिकॉज हर कोई इंसान सीखना चाहता है कि आप जो बोल रहे हैं ये आ कहाँ से रहा है। सो आप किन लोगों को फॉलो करें? वो टॉप 3 चैनल्स क्या हैं? अच्छा, सबसे बड़ा माइंडसेट के लिए मैं फॉलो करता हूँ जिमरॉन को, और कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के लिए मैं फॉलो करता हूँ गैरी वी को,
और अपनी इंटरटेनमेंट स्लैश एजुकेशन के लिए मैं फॉलो करता हूँ जो रोगन को। तो ये 3 मेरी नज़र में आज के दौर में मैं फॉलो करता हूँ। वैसे आइडियली मैं कहूँगा कि हज़ारों चैनल्स हैं वहाँ, आपने अपने सब्जेक्ट के हिसाब से रिसर्च करनी है और फिर एक्सट्रैक्ट करना है कि आपके लिए क्या वर्क कर रहे हैं। Any top 3 lessons you learned from Gary Vee? Because मुझे Gary Vee बहुत पसंद है। I think he's very practical. And when it comes to digital marketing, when it comes to practical world, उसके advices बहुत practical हैं। आपकी निगाह में कोई top 3 lessons जो आपने Gary Vee से सीखे हों? गैरी वी का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन ये है कि वो एडवर्सिटी को ओवरकम करना सिखाता है। आपके गैरी वी की फैमिली की ये थ्योरी है, हिस्ट्री है कि वो वाइन का काम करते थे। उनका वाइन का चैनल था पूरा। हाँ, तो वाइन का काम वो करते थे पुराने तौर पे, पुराने तरीके से। गैरी वी ने आते ही उसको ऑनलाइन शिपिंग वगैरह और ऑनलाइन सेल्स का सिस्टम क्रिएट किया पूरा। और अब गैरी वी ये वाइट पेपर्स पढ़ना, जो नए कॉइन्स आ रहे हैं जिनकी एप्लीकेशंस है, मीम कॉइन की बात नहीं कर रहा, वो उनको पढ़ने की तालीम देता है। मुझे उस बंदे की सोच है ना थोड़ी सी अलग लगती है। वो मुश्किल को आसान बना के पेश करना जानता है और वो उसको इतना मज़ाहिया अंदाज में बनाता है कि आपको लगता है यार ज़िंदगी इतनी मुश्किल नहीं है। जैसे मेरी अपनी एक थ्योरी है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, जब तुम एग्ज़ाम देने जाते हो ना और तुम्हें ये फील हो रहा होता है कि यार शायद मैं ये एग्ज़ाम में अच्छा नहीं कर पाऊँ, तो अगर अपने जहन में ये थॉट ले आए ना कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, तो तुम रिलेटिवली बेटर काम करोगे कंपेयर टू उस माइंडसेट में जाना कि यार मैं परेशान हूँ। मिसाल देता हूँ, मुझे इंग्लैंड का वीज़ा अप्लाई करना था बचपन में और जाहिर है गरीब आदमी को वीज़ा नहीं मिलता। मेरे पास आइल्स देने का एक मौका था, उसका एग्ज़ाम मेरा ख्याल है कुछ 12,000 रुपये का था। मेरे लिए 12,000 रुपये आज के $2 लाख के बराबर थे। मेरे अब्बा ने वो फ़ीस पे की, मैं वो एग्ज़ाम देने गया, पढ़ाई करके गया, मेहनत करके गया। लेकिन जब मैं वहाँ बैठा था तो मैं आसपास लोगों को देख रहा था, कोई सर पकड़ के बैठा हुआ है, कोई परेशान हो रहा है, और मुझे बज़ाहिर नज़र आ रहा था कि इसके लिए डू और डाई सिचुएशन है। लेकिन मैंने अपने जहन को कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एंड आई डिड वेरी वेल इन दैट एग्ज़ाम। और मैंने एक और अपनी स्टोरी बताई थी कि मैं जब एग्ज़ाम जब भी देने जाता हूँ ना, तो मैं उससे 3 घंटे पहले, 4 घंटे पहले पढ़ना छोड़ देता था और मैं उन 3-4 घंटे में सारी पॉजिटिव चीज़ें, कभी कभी गाने भी गुनगुना लेता था, मोस्टली दुआ करता था कि अच्छा हो जाए एग्ज़ाम, और मेरे एग्ज़ाम्स अच्छे निकल जाते थे। और ज़िंदगी एक एग्ज़ाम है। तो गैरी वी की जो ये फ़िलॉसफी है ना कि आप कोई भी मुश्किल काम करने जा रहे हो, उस वक्त अपने जहन का स्ट्रेस हटा लो। पहले आपके हाथ में 10 kg का वज़न है, वो मुश्किल काम, एक और 10 kg आप रखते हो उस टेंशन से, वो 10 kg हटा लो, सिर्फ 10 kg लेके जाओ, ज़्यादा लंबा भाग सकोगे। Thank you so much, Saad. There's so many questions. I think we should go for another season. We should go for another episode very soon once you're back with your traveling. आपका wisdom, आपका काम जो आप काम कर रहे हैं, जिस मिशन पे आप लेकर चल रहे हैं, मैं समझता हूँ the heart of a youth is like a uncultivated land. मतलब एक नौजवान का दिल बंजर ज़मीन होता है, आप उस पर जो फेंकेंगे, जिस तरह उगाएंगे, चीज़ें उगेंगी। I love this philosophy of yours कि आप यंगस्टर्स के लिए काम कर रहे हो, उन्हें एलिवेट कर रहे हैं। विश यू ऑल द लक फॉर योर यूनिवर्सिटी जो आपने ओपन की है। मैं समझता हूँ परवरदिगार इसमें भी आपका साथ दे और आपको उसी तरह सक्सेस दे जिस तरह आप लेकर जा रहे हैं। एंड विल मीट अगेन। थैंक यू सो मच। मैंने 50 से ज़्यादा पॉडकास्ट किए हैं, बेस्ट सवाल आपने किए हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।